Dear students, welcome to online class. I am Sunila Sharma. Today we will discuss about the poem Elegy written a country churchyard, written by Thomas Gray. We discuss stanza number 12. Perhaps in this neglected spot is laid some heart once pregnant with celestial fire, hands that the road of empire might have sweat or walked to ecstasy, the living lyre. In this stanza, Thomas Gray say that poor people and the rich people are both like in death. Gray, in his elegy, in this stanza, says that the poor are not void of greatness. कि परहैप्स इन दिस नेगलेक्टेड स्पॉट इज लेड यहाँ पर जो पुअर जो पीपल जो ग्रेव है उसके लिए आया है कि जो पुअर पीपल की जो ग्रेव है उसकी जो महानता है उसको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, नेगलेक्टेड नहीं करना चाहिए. सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विथ कैलेस्टियल फायर. और वही कहना चाहता है कि इस ग्रेव के नीचे जो पीपल जो मरे हुए जो व्यक्ति हैं उनके हृदय के अंदर प्रेग्नेंट का मतलब यहाँ फुल ऑफ कैलेस्टियल फायर. कैलेस्टियल फायर का मतलब यहाँ जो डिवाइन ये इंस्पिरेशन से है, दिव्य प्रेरणा से है. हैंड्स दैट द रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेट. इसने बताया कि जो पुअर जो पीपल हैं जो ग्रेव के नीचे दबे हुए हैं उनकी महानता को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, उनकी महानता को हमें अगली नहीं बताना चाहिए, भद्दा नहीं बताना चाहिए. क्यों? क्योंकि जो अंदर जो ग्रेव के अंदर हैं उनमें जो देवीय शक्तियाँ भी हैं, या फिर हम ये कहें हैंड्स दैट द रोड ऑफ एम्पायर, मतलब जो नीचे दबे हुए जो व्यक्ति हैं उनके अंदर रोड ऑफ एम्पायर का मतलब जो राजदंड की जो शक्ति जिसमें होती है. और वैक टू इकस्टेसी द लिविंग लायर. इकस्टेसी द लिविंग लायर, यहाँ पर जो लायर है वो एक जो ग्रेट जो मोटिवेशनल पोइटिक जो पोएम होती है, या हम ये कहें कि महान प्रेरणा युक्त कविता. इकस्टेसी यहाँ पर जिस पोएम को हमें पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा इकस्टेसी हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी प्राप्त हो. तो यहाँ पर उसने बताया कि जो पुअर जो पीपल हैं जो ग्रेव के नीचे दबे हुए हैं उनमें देवीय शक्तियाँ भी थी, उनमें राजदंड की शक्ति भी थी और उनमें एक महान प्रेरणा युक्त कविता लिखने की भी शक्ति थी. ओके. अगला स्टेंजा. बट नॉलेज टू देयर आइज हर एम्बल पेज रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल. चील पेन्योरी repress their rays and froze the genial current of the soul. यहाँ पर देखिए ये जो स्टेंजा है वो एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन भी आता है. चील पेन्योरी क्या है? चील पेन्योरी क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ कि चील पेन्योरी का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि जो उच्च भावनाएं होती हैं या जो मतलब सर्जन जो क्रिएटिव जो प्रतिभा होती है को उनकी गरीबी ने दबाकर नष्ट कर दिया. मतलब हमारे अंदर जो टैलेंट तो है लेकिन उस टैलेंट को किसने नष्ट कर दिया? गरीबी ने नष्ट कर दिया, पॉवर्टी ने नष्ट कर दिया. तो यहाँ पर हम चील पेन्योरी का मीनिंग अगर हमसे पूछे तो हम बताएंगे देयर नोबल पेशेंस एंड क्रिएटिव जीनियस वर सप्रेस्ड बाय पॉवर्टी या प्रेस्ड बाय पॉवर्टी. कि हमारी जो नोबल जो पेशन है, जो भावनाएं हैं और क्रिएटिव जो जीनियस है उसको किसने दबा दिया?
पॉवर्टी ने दबा दिया। तो ये जो स्टेंजा है वो एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे? बट नॉलेज टू देयर आइज हर हम्बल पेज। हम्बल पेज का मतलब होता है जो बुक्स का जो नॉलेज होता है, किताबों का जिसको ज्ञान हम बोलते हैं। बट किंतु कि जो किताबों का ज्ञान जो उनकी आंखों में था, रिच विद द स्पॉइल ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल। अनरोल का मतलब ओपन, कि उनके जो किताबों का ज्ञान उन गरीब लोगों में था वो कभी ओपन नहीं हो पाया। किसके कारण? जो रिच थे, स्पॉइल्स ऑफ टाइम, मतलब जब अमीर जो लोग आ गए तो अमीरी के कारण, मतलब गरीब वो लोग थे, उनमें टैलेंट तो था, लेकिन जब अमीर लोग आ गए तो उनका जो नॉलेज था वो ओपन नहीं हो पाया उस टाइम पे। ए चील पेनोरी रिप्रेस देयर रेस। क्यों? क्योंकि गरीबी ने उनके टैलेंट को दबा दिया। एंड फ्रोज, फ्रोज का मतलब वही क्रस्ट, दबा देना। जीनियल करंट ऑफ द सोल, वही क्रिएटिव जीनियस, कि उनकी आत्मा जो क्रिएटिव जीनियस थी ये उसको चील पेनोरी ने उनको क्रश कर दिया। तो यहाँ पर ये जो स्टेंजा है वो एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला जो स्टेंजा है वो भी एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। फुल मैनी ए जैम ओ प्योरेस्ट रेसरीन, द डार्क अनफेदम्ड केव्स ऑफ ओशन वेयर full many a flower is born to bless unseen and waste its sweetness on the desert air। यहाँ पर देखिए, फुल मैनी ए जेम ऑफ प्योरेस्ट रेसरीन। प्योरेस्ट रेसरीन का मतलब यहाँ पर प्योर एक्सीलेंस से मतलब है, प्योर एक्सीलेंस से मतलब है। और दूसरा हम ये कहें कि जो डेजर्ट एयर, मतलब जो रेगिस्तान की जो हवा है, स्वीटनेस। और जेम का मतलब होता है मोती, पर्ल। तो यहाँ पर जो पोइट है हमें थॉमस ग्रे डिस्कस अबाउट कि फुल मैनी ए जेम प्योरेस्ट रेसरीन, जो एक मोती होता है, एक मोती होता है, वो उस प्योर एक्सीलेंस कहाँ पाया जाता है? द डार्क अनफेदम्ड केव्स ऑफ ओशन बेयर, मतलब समुद्र के अंदर, मतलब समुद्र जितना गहरा होता है, समुद्र के गहरे होने के नीचे उसमें एक मोती पाया जाता है और वो अपने आप में एक्सीलेंस होता है, प्योर एक्सीलेंस होता है। दूसरा कंपैरिजन ये होता है कि फुल मैनी ए फ्लावर इज बोर्न टू ब्लस अनसीन, मतलब इसने बताया कि समुद्र के अंदर, समुद्र कितना गहरा होता है और समुद्र के अंदर जो मोती पाया जाता है वहाँ उसकी कीमत नहीं होती। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो फुल मैनी ए फ्लावर, जो एक फ्लावर होता है, बोर्न टू ब्लस अनसीन, जो अनसीन रहता है खिलने पर, एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस, और उसकी जो स्वीटनेस है, उसकी जो मधुरता है वो वेस्ट रहती है। कहाँ पर? ऑन द डेजर्ट एयर। तो यहाँ पर ये कंपेरिजन किए गए हैं कि कहा गया है कि जो समुद्र के अंदर जो मोती जो उसके गर्भ में पड़े रहते हैं उन्हें प्रशंसा या यश करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार जिस प्रकार की जो पुअर पीपल जो ग्रेव के अंदर पड़े हुए हैं। दूसरा कंपैरिजन उसने फूल से किया है कि काफ़ी सारे जो फूल हैं वो डेजर्ट एयर, मतलब रेगिस्तान के अंदर खिलते हैं और अपनी सुगंध बिखेर देते हैं, लेकिन वहाँ पर इन दोनों चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता। कहने का मतलब उनका वहाँ पर कोई प्रशंसक नहीं होता। तो यहाँ पर दो कंपैरिजन किए गए हैं पुअर पीपल से, एक तो जेम का और दूसरा फ्लावर का। ये भी एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसकी राइम स्कीम देखें तो फर्स्ट लाइन है वो थर्ड से मैच हो रही है और सेकंड जो लाइन है वो फोर्थ से। अगला हमारा स्टेंजा है सम विलेज हैम्पटन that with dauntless breast the little tyrant of his field withstood
Some mute glorious Milton here may rest, some Cromwell guiltiness of his country's blood। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टेंजा है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम जो हैम्डन है वो जॉन हैम्डन है, वो जॉन हैम्डन है। और उसने चार्ल्स जो फर्स्ट ने जो टैक्स लगाए उसके अपोजिट हुआ था, मतलब उसने टैक्स का विरोध किया था। तो यहाँ पर देखिए जो डोंट लेस का मतलब है निडर होना, और ब्रेस्ट का मतलब समझकर, किसी चीज़ को समझकर करना। द लिटिल टायरेंट का मतलब यहाँ जो जमींदारी से मतलब है, और विद स्टूड का मतलब समझ कर करना किसी चीज़ को। या तो जो ब्रेस्ट है उसका मतलब ये कि अपने निडरता को समझकर और ब्रेस्ट के आगे कर किसी चीज़ का मुकाबला करना, और विद स्टूड का मतलब समझ कर करना। सम म्यूट ग्लोरियस मिल्टन हेयर में रेस्ट, सम क्रोमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड। तो यहाँ पर देखिए ये स्टेंजा थोड़ा सा हार्ड है, इसमें हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे। क्या कि इंग्लैंड में जो चार्ल्स जो फर्स्ट था उसके शासनकाल के अंदर जो जॉन हैम्डन था, यहाँ पर विलेज हैम्डन का मतलब जो पुअर जो पीपल हैं, तो पुअर पीपल का कंपैरिजन यहाँ पर जॉन हैम्डन से किया गया है, इसलिए सम विलेज हैम्डन आया है। तो यहाँ पर हैम्डन का मतलब जो जॉन हैम्डन, जिसने चार्ल्स जो फर्स्ट के विरुद्ध एक साहसपूर्वक उसने कार्य किया, मतलब निडर होके समझकर एक साहसपूर्ण कार्य किया। जिस प्रकार की जो ये गरीब जो लोग थे वो अपने जो छोटे जो जमींदार थे उनके अपोजिट उसने किया था। फिर दोनों में डिफरेंस ये कि जॉन हैम्डन का तो नाम हो गया, लेकिन जो गरीब जो लोग हैं उनका नाम नहीं हुआ। सम म्यूट ग्लोरियस मिल्टन हेयर में रेस्ट। और दूसरा कंपैरिजन उसने ये बताया है कि जो मिल्टन है, तो मिल्टन ने क्या कि जो पोएम लिखी हैं उससे वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गया, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जो ग्रेव के अंदर कुछ मिल्टन जैसी प्रतिभा के, कुछ मिल्टन जैसे टैलेंट के व्यक्ति भी रेस्ट कर रहे हैं, सन क्रोमवेल। फिर उसने दोबारा जो फर्स्ट लाइन है हमारी उसका डिस्कस किया है कि क्रोमवेल जो देशभक्त था, जिस प्रकार की क्रोमवेल था। तो यहाँ पर जो क्रोमवेल है उसने क्या है कि देश के प्रति देशभक्त तो था, लेकिन देशवासियों के खून का दब्बा अपने हाथों में नहीं लगाया जिस तरह क्रोमवेल ने लगाया था। तो यहाँ पर जो क्रोमवेल है अपने जो राजा चार्ल्स जो फर्स्ट था अन्य लोगों को मारकर जिसने स्वयं मतलब अपनी गद्दी उसने ले ली थी। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो विलेज के जो पीपल हैं, जो पुअर पीपल हैं, वो इन महान जो पूर्वज की हीनता की दृष्टि से ये नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है हैम्डन का, मिल्टन का, क्रोमवेल का। तो ये लाइनें भी इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा जो पैराग्राफ है, द apples of listening सीनेट to command, the threats of pain and ruin to despise, to scatter plenty over a smiling lad, and read their history in a nation's eyes। despise का मतलब हर्ट करना, घृणा करना। और दूसरा ये कि जो थ्रेट्स ऑफ पेन है, अत्याचारी की जो धमकियां हैं। एप्पल्स का मतलब है प्रशंसा करना, लिसनिंग का मतलब सुनना। सीनेट जो अमेरिका के अंदर चलती, सीनेट जो हमारे यहाँ संसद है, सीनेट वैसे ही कहा गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो थॉमस ग्रे हैं हमें ये बताना चाहता है कि जो कब्र में जो पड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जो उन्नति के पद पर पहुँचने का जिनको मौका नहीं मिला, गरीबी के कारण परिस्थितियों ने उनका साथ नहीं दिया, तो उनकी जो डेस्टिनी है वो अनिश्चित है।
उनके भाग्य ने उन्हें पार्लियामेंट का या सीनेट का, देखिए यहाँ पर एपल्स ऑफ लिसनिंग सीनेट टू कमांड, लिसनिंग का मतलब सुनने का, सीनेट के अंदर टू कमांड करने का, कहने का मतलब जो गरीब जो लोग हैं उन्हें सीनेट के अंदर बैठकर प्रशंसा करने या सुनने का मौका नहीं मिला। द थ्रेड्स ऑफ पेन एंड रूइन टू डेस्पाइज, तो यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जो सीनेट के अंदर उन्हें बोलने का, उनको सुनने का उन्हें कोई मौका नहीं मिला, और यहाँ तक कि जो पॉलिटिक्स के अंदर उन्हें अपने आप को अच्छे तरीके से साबित करने का मौका नहीं मिला। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो अत्याचार है, थ्रेट्स ऑफ पेन है, एंड रूइन टू डेस्पाइज, कि जो अत्याचार है उसको ख़त्म करने का, उससे हटाने को बाध्य करने का उनको मौका नहीं मिला। टू स्केटर प्लेंटी ओवर ए स्माइलिंग लैंड, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो गरीब जो लोग हैं उन्हें सम्मान, जो संतोष होता है वो नहीं पा सके। स्केटर प्लेंटी ओवर स्माइलिंग लैंड, कि लोगों के प्रति उनका जो उत्साह था वो उन्हें करने का मौका नहीं मिला, मतलब एक तरह से उन्हें किसी प्रकार की कोई स्माइलिंग करने का, सुनने का, कमांड करने का मौका नहीं मिला। एंड रीड देयर हिस्ट्री इन नेशंस आइज, और इन लोगों की जो हिस्ट्री है वो हम आज देश की आँख के अंदर पढ़ सकते हैं। मतलब कि ये जो लोग हैं, जो ट्रुथ थे, ईमानदारी की जो भावना को इन्होंने नहीं खोया था, और ये बड़े लोग निम्न स्तर के चापलूस नहीं थे। कहने का मतलब कि इनकी जो गरीबी है, इनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सब चीज़ें आज हम देश की आँखों में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला जो पैराग्राफ है हमारा, दे आर लॉट फॉरबैड नोर circumscribed alone, they are growing virtues but their crimes confined, forbade to wade through slaughter to a throne and shut the gates of mercy on mankind। तो यहाँ पर देखिए जो दे आर लॉट फॉरबैड, मतलब उनका जो फेट है, उनकी जो डेस्टिनी है, उनका जो भाग्य है, नोर सिरकमस्क्राइब लिमिटेड, मतलब उनकी जो परिस्थितियाँ थी वो लिमिटेड थी। दे आर ग्रोइंग वर्च्यूज, मतलब उनके जो गुण हैं, ग्रोइंग का मतलब बढ़ते गए, बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड, लेकिन उनके जो क्राइम्स थे वो कन्फाइंड हो गए, सीमित हो गए, मतलब लोगों को मार देना, ये यहाँ तक उनका सीमित हो गया। फॉर बैड टू वैड थ्रो स्लेटर टू ए थ्रोन, लोगों की हत्या करना राजगद्दी के लिए। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, और लोगों के प्रति जो मर्सी, जो मैनकाइंड है, वो इस स्टेंजा के अंदर हमें झलकती है। तो दूसरा हम ये कह सकते हैं इस स्टेंजा के अंदर कि जो इनके जो फेट था, इनकी जो डेस्टिनी थी, किनकी, गरीब लोगों की जो डेस्टिनी थी, जो भाग्य था, वो क्या था कि जो महत्वाकांक्षी जो लोग थे, मतलब जो रिच जो पीपल थे, वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मतलब नीचता के काम भी कर डालते थे। दे आर ग्रोइंग वर्च्यूज बट दे आर क्राइम्स कन्फाइंड, तो राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए वो यहाँ तक कि मतलब कत्ल भी कर देते थे, खून भी बहाने के लिए तत्पर थे। तो वे अपनी आत्मा को मतलब कुचल डालते थे, मतलब अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते थे। वे लज्जा, जो आत्मसम्मान की भावना को खो देते थे, धनवान और बड़े लोगों की चापलूसी करके, मतलब कविता लिख के चापलूसी करते थे और उनका संरक्षण पाते थे। और जबकि जो गरीब जो लोग थे, इन सभी जो नीच काम को करने से
और फिर से उन्नति की ओर बढ़ने से रोक दिए गए थे। कहने का मतलब जो गरीब जो लोग हैं, इन सब जो काम थे, जो क्राइम के जो काम थे, काम को करने से और फिर से उनसे उन्नति की ओर बढ़ने से रोके गए थे। कहने का मतलब जो अमीर जो लोग थे उनके तो क्राइम बढ़ते गए, लेकिन जो गरीब जो लोग थे उनके क्राइम सीमित हो गए। और इनका जो राजगद्दी को हड़पने का एक दिमाग के अंदर था, वो मतलब कि कहने का मतलब जो पुअर जो पीपल थे वो ऐसा नहीं कर सकते थे, उनकी आत्मा ऐसा गवाह नहीं कर सकती थी। बट जो रिच जो पीपल थे वो गद्दी को हथियाने के लिए, गद्दी को हथियाने के लिए स्लेटर कर सकते थे, उनको मार भी सकते थे। गेट ऑफ मर्सी एंड मैनकाइंड, मतलब दया पाने के लिए और मैनकाइंड के लिए, दयालुता के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पुअर पीपल हैं और जो रिच पीपल हैं उनका कंपैरिजन है, किस प्रकार उनके क्राइम कन्फाइंड थे और उनके वर्च्यूज ग्रोइंग थे। यहाँ तक कि जो रिच जो पीपल थे वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते थे। अगला जो पैराग्राफ है हमारा, द स्ट्रगलिंग पेंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड द क्वेंच द ब्लसेज ऑफ कंज्यूशियस सेम और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड विद इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूज ऑफ फ्लेम। म्यूज ऑफ फ्लेम, म्यूज ऑफ फ्लेम का मतलब है कि जो चापलूसी करके पोएम लिखना। प्राइड गर्व, श्राइन का मतलब मंदिर होता है, लग्जरी का मतलब लग्जरी, और स्ट्रगलिंग पेंग्स का मतलब पूर्ण रूप से स्ट्रगल करते हुए अपनी आत्मा को कुचल देना। तो यहाँ पर देखिए इस स्टेंजा के अंदर हमें जो पोइट है ये बताना चाहता है कि कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड, कि मतलब सत्य को छुपाने के लिए, क्वेंच द ब्लेसेस ऑफ इंजीशियस सेम, वो गलत से काम मतलब पापी के जो काम करने में भी शर्माते नहीं थे। और हीप द श्राइन और लग्जरी एंड प्राइड, और मंदिर के अंदर लग्जरी एंड प्राइड तरीके से विद इंसेंस कीडल एंड म्यूज ऑफ फ्लेम, मतलब अपने स्वार्थ के लिए वो चापलूसी करते थे, चापलूसी भरी कविताएं लिखते थे। तो यहाँ पर ये स्टेंजा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज हमने जो डिस्कस किया इनमें 3 स्टेंजा इम्पोर्टेंट है, बट नॉलेज फुल मैनी इज जैम सम विलेज हैमडन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। इसको बटन को दबा दिया।